अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़रा आलम और आप देख रहे हैं केयर प्लस और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए पॉडकास्ट में आपको वेलकम करते हैं जहाँ हम सेहत से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं। आज का मौजू है एक्नी। चेहरे के दाने, उनकी वजूहात क्या हैं, इलाज क्या है और एहतियाती तदाबीर क्या हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक निहायत तजुर्बाकार और माहिर जल्दी इमराज डॉक्टर ज़ीशान। डॉक्टर साहब को जल्दी बीमारियों के इलाज में 25 साल से ज़ायद के अरसे का तजुर्बा हासिल है और वो हज़ारों मरीज़ों के चेहरे पर दोबारा एतमाद लौटाने में कामयाब रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि एक्नी क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और आम तौर पर पाई जाने वाली गलत फहमियों या आप मिथ्स और फैक्ट्स जो हैं वो उनकी क्या हकीकत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्नी है क्या। बहुत से लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है आप कह लें कि नहीं पता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक्नी की एक डेफिनेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कहते हैं। थैंक यू मैडम अज़रा, आपका और आपकी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर ऑल मॉरल सपोर्ट एंड फॉर दिस ऑनर टू। तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो एज़ यू नो कि मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मार्केट में प्रैक्टिस करता हूँ और मॉर्निंग और इवनिंग में। एक्नी बेसिकली इट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को हम आम इंग्लिश में इसको पिंपल्स कहते हैं और आम उर्दू में इसको हम जवानी के दाने कहते हैं। ठीक है। दो कि वो इन्फेंटाइल एक्नी एक छोटे बच्चे को भी हो जाती है और 30-35 साल के लड़के लड़की को जो मैरिड हो जाए उसको भी एडोलेसेंट एक्नी हो जाता है। बट मीन अगर हम निकालें या जो एवरेज है वो यंग एडल्ट, यंग जो बच्चा है जो ग्रोइंग एज में प्यूबर्टी में उसकी डिजीज़ होती है। और इसमें हमारा एक ग्लैंड होता है जो हेयर फॉलिकल पाइलोसेबेशियस ग्लैंड कहते हैं उसको, यानी जिल्द की चिकनाहट जो सीबम है हमारी चेहरे पे, और उस सीबम के अंदर जो नॉर्मल उसका सीबम कलेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, पाइलोसेबेशियस ग्लैंड डक्ट ब्लॉक हो जाता है और उसकी ब्लॉकेज जो है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन जब उसको एक्टिवेट हो जाता है तो वो बैक्टीरिया बैक्टीरियम एक्नी उस बैक्टीरिया का नाम है। तो वो जरासीम है जो हमारी नॉर्मल जिल्द को इन्फ्लेम कर देता है। इस तरह से एक्नी चेहरे पे आ जाती है। नॉर्मली एक्नी के और भी साइट्स हैं लेकिन कॉमनेस्ट साइट इज चेहरा। नंबर 2 अदर एरियाज जो है वो शोल्डर है, फ्रंट ऑफ चेस्ट है, ठीक है, बैक है, लेकिन ज़्यादा ट्रंक का एक नहीं होगा तो पूरी कमर भी समटाइम्स इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है और एज ग्रुप जो है वो इट इज़ फ्रॉम 11 to 20 ईयर्स, जो टीन एज ग्रुप है इसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें ब्लॉकेज के अलावा एक हार्मोनल फैक्टर्स भी होता है, एक हार्मोन्स होते हैं हमारी जो बच्चे को बलूगियत के लिए, बच्चा है बच्ची की उम्र में जब होते हैं तो उसको भी ये हार्मोनल टेंडेंसी से भी उसकी इम्बैलेंस से भी एक नहीं हो जाता है। इसके अलावा क्या वजूहात हैं इसकी कि आपने जैसा कि आपने बताया कि छोटे बच्चों को भी हो जाती है। छोटे बच्चों को तो फिर देखें ना वो कंजेनाइटल होता है, वो छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेंटाइल पस्चुलोसिस होते हैं, वो छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन यंग एज में जो इसकी मेन वजूहात है वो एक बैक्टीरिया है जैसे मैंने आपको बताया, प्रोपाइनोबैक्टीरियम, नंबर 2 हार्मोन्स, और नंबर 3 कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हाइपर ग्लाइसेमिक फूड है, ग्लाइसेमिक फूड्स खाने से, आपकी मीठी चीज़ें खाने से। मीठी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करती हैं। जब ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट हो जाता है आपका, जब वो मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी एक खुशी महसूस होती है बैक्टीरिया को जब उसको मीठी चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी ऑक्यूलेशन बढ़ती है और उसकी ग्रोथ बढ़ती है, और वो ग्रोथ एक ऑप्टिमम लेवल से जब बढ़ जाती है तो वो इन्फेक्शन कर जाती है। ठीक है। मोस्टली जब भी हम किसी ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ सुनने को आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात करूँ कि इन चीज़ों के खाने से आपका ब्लड प्रेशर इफेक्ट होगा, नमक से बढ़ जाता है, चिकनाई वाली चीज़ों से। एग्जैक्टली। इसमें भी एक तो मिथ्स हैं, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये कि जितने भी आपकी ऑयली सब्सटेंस हैं, ऑयली फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, आपके पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इन चीज़ों से एक्नी की टेंडेंसी या प्रिवेलेंस बढ़ जाता है। दिस मे और मे नॉट बी, लेकिन जो शुगरी फिजी ड्रिंक्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, उससे भी एक्नी हार्मोनल और बैक्टीरियल इम्बैलेंस करके बढ़ जाता है। मेरी स्किन पे तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको अल्लाह ने अच्छी लेकिन मेरे फ्रेंड्स जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी नहीं हमने समोसा नहीं खाना है भाई, हमें एक्नी हो जाएगी, दाने निकल जाएंगे चेहरे पे। ये तो खैर एक मिथ थी, एक दिन के समोसा, ये मिथ है। कि समोसे खाने से या पकोड़े खाने से हमारे टेक्निकली स्पीकिंग जो हाइपर ग्लाइसेमिक फूड है ना, ग्लाइसेमिक फूड वो एक्नी काज कर सकता है, लेकिन जो मेन खवातीन में जो कॉज है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस। गॉट इट।
तो ये बताएं कि हर बीमारी का एक एदादो शुमार किया जाता है कि अच्छा इस खित्ते में कितने इस चीज़ के अफेक्टेड पेशेंट्स हैं, तो पाकिस्तान में क्या है? की बात हाँ एग्जैक्टली। अगर हम ग्लोबली बात करें बेटा तो ये अराउंड कोई 9% पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। और पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग से हम डेवलपिंग में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारा प्रिविलेंस तो नहीं है क्योंकि, लेकिन पाकिस्तान में भी तकरीबन 4 से 5% पॉपुलेशन जो है इसका बर्डन लेती है। बर्डन क्या होता है डिजीज़ का कि सोसाइटी में कितने नए लोग हैं जिनको एक्नी है, और आज नए लोगों में जो आज किसी को पहली एक्नी हुई है तो उसमें उसका पुराने पेशेंट भी शामिल होते हैं, ठीक है, और नए पेशेंट भी शामिल होते हैं। इस इंसिडेंस और प्रिविलेंस को मिला के हम बर्डन कहते हैं। ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इट्स एक्नी और उसकी ज़ाहिरी अलामात कैसे शुरू हो जाती हैं? इसमें 4 किस्म की एक्नी के टाइप्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जी। अब देखें ना, इन ग्रेड्स को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इट इज़ 3 टाइप्स, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड एक्नी में सिंपल आपके 2 हेड्स होते हैं, एक ब्लैक हेड्स एक वाइट हेड्स, जिसको हम व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्नी। टाइप 1 एक्नी में माइल्ड स्टेज ऑफ एक्नी में आते हैं। ये बड़ा मशहूर है ना कि जिसको ब्लैक हेड्स है, मेरे नोज पे ब्लैक हेड निकालने हैं मैंने, तो उस पर हम कभी आपको में अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कॉस्मेटिक पे हम आएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि ग्रेड 1 में एक्नी, फिर उसके बाद यही दाने थोड़े उभर आ जाए जिसको हम मोहिड़ा कहते हैं, पिंपल्स इंग्लिश में कहते हैं, वो फिर माइल्ड हो जाते हैं। इसी में अगर पस पड़ जाएगी तो हम उसको पस्चूल कहेंगे, पीप वाले। इसी में गढ़ बन जाते हैं और वो बड़े बड़े होके आपने देखा होगा बहुत से बच्चियों को नोड्यूल और सिस्ट बन जाती है। तो ये 4 स्टेज। तो ये क्यों स्टेजेस हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट भी, फिर जब आप ट्रीटमेंट पे आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइल्ड और मॉडरेट की ट्रीटमेंट और सीवियर की ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बहुत से ये जो हम लोग ब्लैक हेड्स रिमूवल यूज़ करने के लिए कुछ तरीके हैं, तो ये उसको ख़राब करते हैं या उसको रोकते हैं? अगर ग्रेड 1 में सिर्फ ब्लैक हेड्स हैं उसको रिमूव करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी वो नहीं है, अगर उसमें वो चीज़, जैसे अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ओवर द काउंटर चीज़ें, हमारी बच्चियां जो आजकल AI में, अगर हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं तो आधे घंटे बाद आप मोबाइल खोलेंगी तो वो आपको देगा एक्नी प्रोडक्ट्स पॉप अप करके दे देगा ना AI के थ्रू, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। जब हमारी बच्चियां या बच्चे जो घर वालों से भी डिस्कस नहीं करना चाहते, अपनी पॉकेट मनी से ऑनलाइन मंगवा लेते, तो ये चीज़ें एक्नी को खराब कर रही हैं। यहाँ पे आपने ऑनलाइन की बात की, तो ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी उसका रुझान बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब बहुत से, अभी रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट देख रही थी कि लिप सनस्क्रीन, फेस के लिए तो सनस्क्रीन हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अभी कुछ एक प्रोडक्ट चलता जा रहा है कि लिप्स के लिए सनस्क्रीन यूज़ करें, और इसी तरह है वही सन प्रोटेक्शन फैक्टर, लेकिन उसकी शक्ल बना दी है ना उन्होंने। यही है कि पहले जी बर्तन का साबुन अलग होता था, जो है ना वो शीशे के बर्तनों का साबुन अब अलग हो गया है, बाथरूम का साबुन अलग हो गया है। ये चीज़ें जब ज़ाहिर है जब थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है, अवेयरनेस पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो तो डू नॉट गूगल कि ये ट्रीटमेंट, बिकॉज always consult a qualified dermatologist for it, because it is a face which is your reflection, which is your personality, which is all your landmark. यानी आप अनफॉर्चुनेटली, मैं आज इस टीवी चैनल से आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अराउंड कोई 12 से 13% बच्चियों के रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते कि उनको एडवांस एक्नी होती। एग्जैक्टली ऐसा ही। और हमारे यहाँ उस्ताद कहते थे मेरे, तो अपनी सोए तो अच्छा लगता है, बहू बेटी सोए तो अच्छा लगता है, बहू सोए तो बुरा लगता है। तो वो जो बच्चियां हैं हमारी, जो रिश्ता देखने वाले हैं, वो सबसे पहले उस बच्ची के फेस पे देखते हैं। हालांकि जो सीरत है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्नी की रिजेक्शन जो बच्ची का है वो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ख़राब है। और ये जो एक्नी स्कारिंग है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो फिर परमानेंट स्कार होता है, वो फिर ख़त्म नहीं होता। जैसे आइस स्कार जिसको हम कहते हैं, ब्रिक स्कार होता है, जैसे बाकायदे जैसे बड़ा खड्डा हो जाता है और जैसे ईंट होती है उस तरह के, और ये नॉन ट्रीटमेंट के बावजूद वो रहते हैं। फिर उनकी सर्जिकल इंटरवेंशन, लेजर के थ्रू वही सर्जिकल एंड एस्थेटिक रिमूव हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसकी आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट आपकी, और कोई भी जो एंटाइटल्ड पेशेंट है इवन उसको भी ये फैसिलिटी नहीं होती फॉर लेजर ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। तो आपको अल्टीमेटली ऊप्स पे जाना पड़ता है, आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग। एग्जैक्टली। डॉक्टर, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को बताएं, वो बच्चियाँ ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखती हैं, स्पेशली क्योंकि कॉस्मेटिक की, आपको पता है कपड़े चले आपके आ गए ख़राब, उसका आपको बॉडी के ऊपर या आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर आपने एक चीज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है
उसका कुछ बड़ा नुकसान हो गया आपको तो ज़रा आपकी इस सवाल को अपॉर्चुनिटी समझते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिकती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, मैदे की दवाइयाँ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक क्रीम है जिसको बीटामिथाजोन है, नाम भी ले लेता हूँ, चले बेटनोवेट है, वो पाकिस्तान के जितने भी अनफॉर्चुनेटली ग्रोसरीज हैं बच्चियों की जिनको नॉलेज नहीं है, वो बेटनोवेट पहले चेहरे पे लगा देती हैं और उससे शुरू में पहले 5 दिन ना बिल्कुल एक्नी गायब हो जाता है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, स्टीरॉइड है। और जब उसके बाद जब होते हैं तो वो स्टीरॉइड इंड्यूस एक्नी नॉर्मल एक्नी से भी ज़्यादा मुश्किल है ट्रीट करना, मॉरली भी ट्रीट करना मुश्किल है, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर एस्पेक्ट उसकी ट्रीटमेंट का एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट हर लिहाज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ना लें और वाइटनिंग क्रीम्स, उल्टे सीधे सीरम्स जिनमें मर्क्यूरीज हैं जो आपके चेहरे को ख़राब करती हैं, इनिशियली वो आपको एकदम से जो है ना वो कलर भी देखेंगे, जितने भी ना मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही फिर कंपनी वाले कहते हैं जितनी भी वाइटनिंग क्रीम है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हेल्थ केयर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इस बात पे देखना चाहिए कि ये जितनी भी अनएथिकल और टेस्टेड दवाइयाँ और बिलखुसूस हर क्रीम, हर फेस वॉश को ना क्वालिटी इंडेक्स उसका बनना चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि इसमें मर्क्यूरी और स्टीरॉइड्स तो नहीं है जो इनिशियली ठीक करके बाद में डिजीज़ को और ख़राब करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो आजकल एक चलता है हाइड्रोक्लोरोनिक एसिड समथिंग लाइक हाइड्रोक्विनोन, तो उस एसिड का बड़ा कि ये एसिड ये इसके बेनिफिट्स हैं। बेसिकली वो बेनिफिट तब हैं जब कोई स्किन की वो कंडीशन जो डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बताए, अदरवाइज तो अगर वो गलती से लग जाए तो फिर तो स्किन फट जाती है और पील ऑफ हो जाती है। और वो जो पील ऑफ होती है वो फिर एक्नी का कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, वो उसको पिगमेंटेशन को खराब कर देता है वो। जी, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप जी मतलब वैसे तो कोई भी चीज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं यूज करनी चाहिए। दैट प्लेस जिसको सबसे ज़्यादा आपने प्रायोरिटाइज करना है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी हम पिंपल्स की बात कर रहे थे तो अक्सर यंग लड़कियां जो होती हैं उनका पिंपल निकला वो उसको पॉप कर देती हैं या बहुत उसको अच्छा सवाल किया, उसमें से निकाल देती हैं वो पस, वो जो मैंने आपको बताया कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो है ना वो पेप्यूल और पस्ट्यूल बन जाते हैं। जो भी इनको पिंच करता है, खारिश करता है, उखेड़ता है या जो पॉपअप करता है वो उसके लिए इसलिए ख़तरनाक है। वो फिर वही जो पेप्यूल है जब आप उसको पिंच करते हैं तो वो स्कार में कन्वर्ट हो जाता है और वही पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कार बन जाता है एक्नी का। तो इट शुड नॉट बी स्क्रैच्ड। ओके, अच्छा, अभी अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्क्रैच ना करें। एग्जैक्टली, उसको छेड़े मत कम से कम। अच्छा, कुछ मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं जो हर चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो एक्नी से रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स हैं और ऐसे कौन से सबसे बड़ा डॉक्टर साहब बेटा मिथ ये कि सानू भी होंदे सी, साड़ी बच्ची नू भी हो गए सी, तुहाडे बच्चे नू भी हो जीन्स, सबसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर उनको होते थे, उन्होंने 40 साल पहले अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया, 40 साल पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, ये फ़ोन नहीं था, आप एक दूसरे को फ़ोन करके टेलीग्राम करके इतला देते थे मरने की। अब तो मैं समझता हूँ मरने वाले से के रिश्तेदारों से पहले उसके दूसरे रिश्तेदारों को थ्रू इंटरनेट पता होता है। तो दिस एक्नी कोई मिथ ये है कि ये कुछ नहीं होता या ये इनको छोड़ दें। तो अगर आप एनी डिजीज़ विच इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड विल रिजल्ट इनटू कॉम्प्लिकेशंस, एक ये मिथ है। दूसरी ये मिथ है कि ये फला चीज़ें खाने से हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वो रिपीटेशन हो जाएगी। इन चीज़ों से उसकी प्रिवलेंस बढ़ जाती है, यानी उससे आपकी मतलब उससे वो एग्जैजरेट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि यही रीजन है कि इसकी वजह से आपको एक्नी हो रही है। सनबर्न भी उसमें इफेक्ट है, आपकी डाइट, आपकी गुड स्लीप हाइजीन, आपकी अननेसेसरी अनटेस्टेड अनक्वालिटी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मेकअप, सीरम्स, ऑनलाइन थॉट्स, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको पता ना हो और वो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जो बजाय फ़ायदा देने के लॉन्ग टर्म में आपको इट कैन पुट यू इन ट्रबल। एग्जैक्टली। और वही मैंने अर्ज किया कि एक बच्ची जिसको पता नहीं है उसने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था, दैट रिजल्टेड इनटू नॉट ओनली एक्नी बट इट्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्नी व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक मिथ है कि जब आप उस पिंपल को पॉप करते हैं तो उसके अंदर से जो फ्लूइड निकल रहा है वो अगर स्किन की जिस जगह पे जाएगा उधर भी एक्नी ऑब्वियसली वो तो जरासीम है। इट्स ट्रू। ओके, तो यही तो रीज़न है कि आप पिंच करते हैं तो उसका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी एडवांस हो जाता है और उसमें जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो खड्डा पड़ रहा है वो उसको स्कार में कन्वर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो इट शुड बी ट्रीटेड डेफिनेटली। और इसकी ट्रीटमेंट की भी एक पूरी कंप्लाइंस कहते हैं अंग्रेजी में हमें इसको, मेडिकल में कंप्लाइंस ये कि जो दवाई आपको डॉक्टर ने लिखी है, हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है,
उनसे मेरी गुजारिश है कि आप माइल्ड एक्नी को तो ट्रीट करें, लेकिन जब आपको एक्नी की मॉडरेट और सीवियर फॉर्म को ट्रीट करना हो तो प्लीज़ रेफर देम टू द स्किन स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये बच्चियों के इस एज में बच्चे को हर बात समझाना मुश्किल है, और एक्नी के लिए तो दे आर एक्स्ट्रा स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं कि मैंने यही कराना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ थाट्स हैं, मुख्तलिफ ये हमारे हेल्थ बिहेवियर्स कहलाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम जब मल्टीपल डिजीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ये फैक्टर आता है कि हमारा तो जेनेटिक है या हमारी फैमिली में। इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेनेटिक्स। हार्मोन इज डिफरेंट थिंग, जेनेटिक इज डिफरेंट थिंग। जेनेटिक का मतलब है कि जीन इन्वॉल्व हो, आपका प्रीडिस्पोज हो, कोई HLA हो, कोई म्यूटेशन हो, दैट इज नथिंग टू डू विद एक्नी। ओके, गॉट। अब हम इलाज की जानिब अगर आएँ कि एक्नी का इलाज, अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें तो डिस्कस की, अगर हम डीप इलाज की तरफ आएँ तो क्या तरीक़ाकार है इलाज करने के लिए, और दूसरा ये कि क्या पर्सन टू पर्सन डिफरेंट इलाज किया जाता है? जी, जैसे आप कि मैं डर्माटोलॉजी के अलावा मैं PhD कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ में, तो पब्लिक हेल्थ तो ये है कि आपने पूरी पब्लिक को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्रिवेंशन। जी, प्रिवेंशन में 4 A's होते हैं बेटा जी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी है कि पहले तो आप माने कि मुझे ये दाने हैं, फिर अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उसको अफोर्ड करें, और अफोर्डेबिलिटी भी फिर मेंटल अफोर्डेबिलिटी भी हो, मॉरल भी, और फिजिकल भी, और फाइनेंशियल भी। डेफिनेटली, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट प्रिवेंशन हो गई। दूसरा कैप का एक फार्मूला है, KAP, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस। नॉलेज आज हम आपको दे रहे हैं, एप्टीट्यूड आपके अवाम ने, हमारी ने खुद अंडरस्टैंड करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल। तो ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2 स्ट्रेटजीज हैं दैट फिट्स ऑन एवरी ट्रीटमेंट, नॉट ओनली एक्नी। इवन अगर आप मैदे के डॉक्टर को बुलाएं, वो भी कहेगा कि फला चीज़ें नॉलेज, एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अवॉइडेंस ऑफ सन, गुड स्लीप, गुड हेल्दी डाइट विच डज नॉट कंटेन शुगरी एंड फिजी आइटम्स, एंड नंबर 4 इज ट्रीटमेंट का। फिर वो जो मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया था कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में ट्रीटमेंट का फ़र्क होगा। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जब सवाल आएगा तो, और मुझे यकीन था कि ये सवाल होगा ये, तो बेटा उसमें माइल्ड एक्नी में आपको सिर्फ टॉपिकल लगाना है। टॉपिकल कहते हैं हम जो लगाने की दवाई हो। उसमें क्लिंडामाइसिन एक दवाई है, आइसोटेटिनाइन दवाई है, एडापिलिन दवाई है, एजिलिक एसिड दवाई है। ये मुख्तलिफ दवाइयों के नाम हैं जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस के मुताबिक अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, UK से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे मुत्तफिक है। और जब तमाम दुनिया के मुल्क ट्रीटमेंट पे मुत्तफिक हो तो उसको हम गाइडलाइंस कहते हैं। ठीक है। तो ये माइल्ड का ट्रीटमेंट तो समझ आ गई, इनके लोशन या क्रीम्स होंगी जो आपने सुबह शाम लगानी है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जनरल प्रैक्टिशनर को इतना आइडिया होता है कि इसमें, लेकिन नॉट यही क्रीम है, लेकिन अगर ये क्रीम आप स्टेरॉइड लेके बेटनोवेट, डर्मोवेट लगाएंगी तो वो तो ज़ाहिर अपोजिट हो जाएगा ना, है तो वो भी क्रीम, लेकिन इट डज नॉट कंटेन एंटी एक्नी। जी बिल्कुल। बाई मॉडरेट पे आएंगे तो हमें फिर एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, और वो काफ़ी अरसे तक खानी पड़ती हैं, 4 से 6 हफ्ते कम अज़ कम, मे बी फॉर 6 मंथ्स। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, माइनोसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये आपने सुना होगा, मशहूर दवाई है कोरोना में, एजोमैक्स। वो कोरोना में तो 5 दिन देते थे, लेकिन एक्नी में हम 3 से 6 महीने देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसके अपने ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर ये एक्नी मॉडरेट से आगे चली गई है, सीवियर हो गई है, तो फिर हम इनको हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो पिल्स हैं जो हम। इसके अलावा एक दवाई है आइसोटेटिनाइन। कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने मुझे कहा कि ये मैंने आइसोटेटिनाइन कैप्सूल खा लिया है। मैंने कहा बेटा ये आपने क्यों खाया? कहती हैं कि आपने 2 साल पहले मेरी कज़िन को दिया था। मैंने कहा ठीक है जी, आपने, उन्होंने पता चला वो कज़िन तो जो है वो अनमैरिड थी, वो जो खातून मुझे दिखाने आई बेटा वो मैरिड थी और प्रेग्नेंट थी, तो डबल नुकसान हुआ। तो ये जो आइसोटेटिनाइन है, इनके 3 प्रिकॉशंस हैं। चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं देनी फीमेल्स में। चाइल्ड बियरिंग एज का मतलब है जिसकी शादी होने वाली है या जो हो गई है और बच्चा पैदा करने की रास्ते में है। जी जी। दूसरा, डॉक्टर ने ज़रूर पूछना है कि आपकी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, और अगर बच्ची की करीब शादी होने वाली है तो ये दवाई उसके लिए ख़तरनाक है। ना सिर्फ शादी के लिए ख़तरनाक है, बट अगर उसकी शादी में इसकी दवाई के स्टॉप के बाद भी, यानी दवाई का जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 3 to 6 मंथ्स पूरा होगा, फिर भी 3 महीने तक उसको प्रेगनेंसी नहीं करनी। आफ्टर इवन सिजेशन ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद भी 90 डेज 3 से 4 महीने हमें प्रिकॉशन करना होता है। तो ये आइसोटेटिनाइन इस वक्त सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है,
और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें, और इतनी महंगी है फिर भी लोग लेते हैं कि जैसे मैंने खुद कहा कि मेरे ही मरीज़ ने कहा कि मेरी जो कज़न है उसके दाने ठीक हो गए तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया। तो द रिपीटेशन एंड द कॉपिंग विदाउट नोइंग, तो वो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स वाले आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं? दे देते हैं। Then how she got it? तो बस आप समझ जाएं कि वह तो मैंने कहा कि इस एक्नी की ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन और इसकी बायलॉज बनाने के लिए, अब मैं आपको और खुल के कहूँ तो इस मुल्क में तो जनरल स्टोर पे पैनाडोल मिलती है बेटा जी, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं होता प्रैक्टिस करने का। फार्मेसी वाला खुद ट्रीट कर रहा होता है टेक्नीशियन की खांसी हुई थी तुम ये लीफ्लॉक्स खा लो। ऐसे ही हम खुद जाके कहते हैं मुझे खांसी है मुझे शरबत दे दो, मुझे खारिश है, स्टीरॉइड क्रीमें ऐसे चलती हैं जैसे कोई पानी पी रहा हो बंदा। तो ये रूल रेगुलेशन, ड्रैप, इन हेल्थ केयर अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ ग्लोबल सेफ्टी, इन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और यही दिस इज़ फॉर द पब्लिक हेल्थ इज़ कि ये, इसलिए मैंने डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ली है कि आप प्रैक्टिस भी करें लेकिन साथ साथ अपनी जो आवाम है और अपने जो आपके कस्टमर हैं उनको हेल्थ केयर बिहेवियर्स और हेल्थ केयर प्रिवेंशन की बात भी करें। एग्जैक्टली, उनको नॉलेज की बहुत कमी है। अगर उनको पता होता है कि मैंने वही याद देखें ना, अब आप खुद देखें कि मैंने आपको जो फार्मूला बताया KAP, उसमें आपने खुद उसका जो K है जो अभी आपने कहा, ये नॉलेज नहीं है। और फिर नॉलेज आ जाए तो एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड आ जाए तो फिर भी हम प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। बिल्कुल, तो कम से कम जो आपको कैप दे रहा है उस पर आपने उसको कंप्लाइंस तो करें ना उसकी। डेफिनेटली, इफ शी इज अवेयर दैट दिस इज ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपको काफी क्लियर है आपकी ऑडियंस जी बिल्कुल, ये बहुत क्लियर हो चुका है आई थिंक। और माइल्ड की अलग, मॉडरेट की अलग और सीवियर की अलग। बिल्कुल, तो मेडिसिन के ऊपर जब लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड उसमें जो कैटेगरीज मेंशन अंदर लिखा होता है ना, अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट बॉदर टू रीड इट, दे डोंट बॉदर इट, फॉर गो फॉर इट। एग्जैक्टली, वो तो आप सोचेंगे जो ले ही अपनी मर्जी से रही है तो वो कैसे बॉदर करेगी कि मुझे इसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो खुद जाके कह रही है कि मुझे यही दवाई दो, ये लीफलेट दिखा दो। एग्जैक्टली, पत्ते हमने रखे हुए हैं कि ये पत्ता खा लो जी। तो ये गुलाबी खानी है तो मैं पीली गोली खानी है तो एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अगर एक्नी का बर वक्त इलाज ना किया जाए, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है नॉलेज की कमी होने की वजह से, जब वो फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर इन एनी डिजीज़ और इफ़ दे आर इन पेन, वो पहले घर पे अपना ट्रीटमेंट खुद करेंगे कि अच्छा ठीक है हम कोई गोली ले लेते हैं, कोई टोटके करेंगे, टोटके करते हैं। वो हैं जिन्होंने एक्नी पे हमने नाजबू भी लगाना है, हमने लहसुन भी लगाना है, हमने क्या नहीं लगाना। इवन कि मैं फेसबुक पे या आई थिंक यूट्यूब इज जस्ट आई थिंक फेक थिंग। वहाँ पे आप खोलते जाएं वो आपको ऐसे घुमाएंगे ना, घुमाएगा आपको कि यू कांट इवन इमेजिन। उसमें ये कि आप पूछना चाह रही हैं आप सवाल में क्या वही है कि गड़े बन जाएंगे, गड़े खड्डे। आई वांट टू आस्क कि अगर आप एक्नी का बर वक्त इलाज ना करवाएं तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? वो अगर आप माइल्ड को नहीं ट्रीट करेंगे तो मॉडरेट में चला जाएगा, मॉडरेट को छोड़ देंगे तो वो सीवियर में चला जाएगा, सीवियर को छोड़ देंगे तो कंगलाय बेटा एक्नी होती है, राइनोफाइमा कहते हैं। ये सारे दाने बन बन के पूरी बड़ी नाक हो जाती है। मैं आपको ऑनेस्टली ये जितना भी आपको दे रहा हूँ ये सब का सब आपकी डर्मेटोलॉजी की जर्नल्स में मौजूद है ये डेटा। जी जी बिल्कुल, राइनोफाइमा उस बीमारी का नाम है, कंगालो बेटा एक्नी। ऑब्वियसली अब उस स्टेज पे ट्रीट होता तो अच्छा होता। बिल्कुल, ट्रीटमेंट की फिर उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी, ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, यानी आपका बर्डन 10 टाइम्स बढ़ गया बेटा। असल में लफ्ज़ बर्डन जो है ना वो मॉरल बर्डन अलग है, फिजिकल बर्डन अलग है, फाइनेंशियल बर्डन अलग है। और जैसे ही हमारे बच्चे लोगों की दवाई सिम्टम्स ठीक होते हैं, फंगस में यही प्रॉब्लम है ना, 4 जो गोल बनते हैं जो ददरी जिसको आप कहते हैं, 1 हफ्ता दवाई खाएंगे जैसे ही वो गोल निशान गायब हो गएंगे इन्हों तो सुट दो, मतलब नाउ वी डोंट नीड, पूरा नहीं करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में आ रहे हैं बेटा। अगर आप 2 दवाइयाँ लिखें तो वो मुझे तो मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब एक गर्म है, मैं उनको कहता हूँ मैं फ्रिज तो काट के लानी है। और क्या मरीज को कहे आप एग्जैक्टली गरम 500 मिलीग्राम लिखो तो वो गरम कहेंगे, 1 ग्राम उनको नहीं समझ आएगा तो खा लेंगे। 1 ग्राम इज 2 टैबलेट्स ऑफ 500 मिलीग्राम। बिल्कुल, वो उनको गरम नहीं लगेगा क्योंकि लेकिन 500 बड़ा लगता है ना देखने में, वो इसलिए ये थे डॉक्टर साहब बड़ी गर्म दवाई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ओवर द काउंटर मसनूआत की अफादियत और ख़तरात पर आपकी क्या राय है? वो तो मैंने आपको बताया कि ओवर द काउंटर जो भी मसनूआत हैं उसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक स्टीरॉइड है और एक मर्क्यूरी है।
बोथ आर नॉट ओनली डेंजरस फॉर स्किन डिजीजेस बट आपकी बाकी जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं और आप वो जो खा रहे हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है उनके वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको नहीं पता है वो तो आपको अल्टीमेटली आप उससे सफ़र कर रही हैं और उससे उस साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपका ट्रीटमेंट की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी मॉडिफाई हो गया ना। अब पहले यानी कुछ सानू भी मरदा शौक से कुछ शेयर दे लोग भी जालिम सन ना, तो कुछ तो हमने साइड इफेक्ट पहले एकली को ट्रीट कर रहे थे, अब उसके साइड इफेक्ट को भी ट्रीट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट खातून ने टेराटोजेनिसिटी ले ली, अब नुकसान क्या होगा, उसका डीएनसी होगा, उसका बच्चा ज़ाया होगा, उसके अपने सोसाइटी के इम्पैक्ट्स होंगे और अगर ज़ाया ना हुआ तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। वो भी तो एक बड़ी एक बात है। आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स जो नहीं दिखाती स्किन के डॉक्टर को और वो दवाई खा रही होती हैं और फिर जब बच्चे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको कभी गूगल करके दिखाऊं तो आप देखें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में किसी की आंख नहीं होगी, किसी का कान नहीं होगा, किसी के दांत नहीं होंगे। देयर आर सो मेनी। टॉपिकल तो लग सकता है, सेफ है वो जी, लेकिन सेफ भी वो है, उसकी ड्यूरेशन भी पता होनी चाहिए, उसकी मिकदार भी पता होनी चाहिए और इट मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय सम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली डॉक्टर। एंड अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इवन इन कैपिटल देयर आर सो मेनी सूडो डर्मेटोलॉजिस्ट्स जिन्होंने 1 महीने का कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स किया एंड दे आर रनिंग द क्लिनिक्स एंड नोबडी इज बॉदरिंग देम कि आप तो सिर्फ एमबीबीएस की। चले एमबीबीएस डॉक्टर फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकता है, तो मैं इस हवाले से कहूँ कि हमारे जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं, फिजियो हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, इवन उन्होंने जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने भी 6 महीने का कोर्स करके अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहना शुरू कर दिया है। बहुत से केसेस ऐसे सामने आए भी हैं। ऑब्वियसली फिर आप अपना नुकसान कर बैठते हैं ऐसे लोगों के पास जाकर। कोमेडोजेनिक और नॉन कोमेडोजेनिक की जो मसनूआत है उसका बुनियादी फ़र्क क्या है? जो मेरा पहला थॉट था ना उसमें आपको देखें जो ब्लैक हेड वाइट हेड है ना, दैट इज कोमेडोजेनिक। ओके। और जो नॉन कोमेडोजेनिक है वो बैक्टीरियल थॉट है, जैसे प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी वाली चीज़ होगी वो कोमेडोजेनिक नहीं होगी, नॉन कोमेडोजेनिक होगी। लेकिन अगर ब्लैक हेड है, वाइट हेड है तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं होगा तो वो कोमेडोजेनिक है। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन या बाद में हार्मोनल चीज़ें इन्वॉल्व हो गई तो फिर दैट बिकम्स नॉन कोमेडोजेनिक। ओके फाइन। फेस वॉशेस यूज़ किए जा रहे हैं, साबुन यूज़ किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम एक्नी और ब्लैक हेड्स और दिस और दैट, क्या यूज़ करना चाहिए? जी देखिए वो फेस वॉशेस, वो साबुन जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड हो, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो, केराटोलाइटिक एजेंट्स हों और वो भी एक ख़ास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक हो, जो आपको आपकी ऑयली स्किन को थोड़ा सा ड्राई करें और आपकी जो सीबम है उसकी कलेक्शन को कम करें। तो अगर ऐसी चीज़ें, लेकिन वो मसनूआत जिनमें ये दवाई नहीं पड़ी, सिर्फ बाहर लिखा हुआ है कि इसमें ये है, तो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल। ओके। आखिर में डॉक्टर आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक्नी से गुजर रहे हैं और ओवरऑल जो स्किन से रिलेटेड क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छी डाइट लें, अपने शुगर ब्लड प्रेशर के मुआयने ज़रूर करवाएं जी। बच्चे हमारे एक बीमारी, एक बर्डन है चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो 99 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं जी। और ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल है, मेरे अपने घर की मैं मिसाल दूं, इनसे हिला ही नहीं जाता बच्चों से। ऐसा ही है। उस कुछ हमारे भी मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ऐसे हालात भी हैं कुछ सोसाइटी का इम्पैक्ट। लेकिन इवन देन जो रेगुलर एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हेल्दी डाइट है, गुड स्लीप है। हमारे टीचर कहते थे तारीख चेंज नहीं होनी चाहिए सोने के लिए, यानी अगर आपने सोना है तो आप आज अगर 21 मई है तो वी शुड स्लीप बिफोर 21 मई, 22 मई नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये थॉट किसी को समझ आ जाए तो स्लीप हाइजीन, हाथों की हाइजीन हम करते हैं, अंग्रेजी सारे बोलते हैं, कपड़ों की हाइजीन है, तो एक स्लीप की भी अपनी हाइजीन है। तो डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ सनबर्न, अवॉइडेंस ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी ये जो आपके घर पहुंचाते हैं खाना, क्या कहते हैं उनको, जो आते हैं लेके फूड पैंडास एंड ऑल, ये सब चीज़ें फैक्टर हैं। और तमाम, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन यहाँ से शुरू होकर पाँव तक ख़त्म होती है। इसका एक बड़े इस मुल्क, इस बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है, तो हक भी उसका उतना ही होना चाहिए ना, उसकी केयर का। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये प्रोग्राम मालूमाती लगा होगा और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। हम डॉक्टर ज़ीशान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी मुफीद मालूमात से आगाह किया और हमारे अहम सवालात के जवाबात दिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद रही होगी और आपको अपनी जिल्द की सेहत के बारे में बेहतर फ़ैसला करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद
आया हो तो केयर प्लस पाक को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान अज़रा आलम और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।